नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है। आज आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है अभय क्लासेस। आज हम बात करेंगे आपके पॉलिटिकल साइंस की जो दूसरी बुक है उसका जो पहला अध्याय है उससे संबंधित ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में माने जाते हैं, पिछले सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी इसके संभावनाएं बनी रहेंगी कि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे वे मिड टर्म के एग्ज़ाम हो चाहे वे बोर्ड टर्म के एग्ज़ाम हो, उसमें भी ये संभावना बनी रहेगी कि ये क्वेश्चंस आएंगे। तो आज शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये क्वेश्चंस किस तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, स्क्रीन के सामने, और ये क्वेश्चंस क्या है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय पहले प्रधानमंत्री कौन थे? और 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को संविधान सभा के विशेष सत्र में दिए गए भाषण को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को यानी आधी रात को जब जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था उस भाषण को किस नाम से जाना जाता है? देखो, संविधान सभा के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने संविधान सभा के सामने अपना यह क्या कहते हैं, संविधान सभा के सत्र के अंदर उन्होंने अपना ये एक भाषण दिया था। उस भाषण का नाम है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। यानी क्या मतलब इसका? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट का मतलब कि देश को आज़ादी लगभग 150 सालों बाद मिली है, 150-200 सालों बाद मिली है। और ये आज़ादी ऐसी आज़ादी है जो कि एक नई नवेली दुल्हन होती है। तो इसे कहा जाता है, इस आज़ादी को कहा जाता है नई नवेली दुल्हन या भाग्यवधु से अभी अभी भेंट हुई है, यानी चिर प्रतीक्षित भेंट हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट का मतलब कि अभी नई नवेली जो दुल्हन है, जो आज़ादी के तौर पे मिली है देश को, उससे अभी भेंट हुई है, चिर प्रतीक्षित भेंट हुई है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1947 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था? भारत का विभाजन, भारत में से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बच्चे? एक ये पाकिस्तान, ये वाला हिस्सा, और एक ये वाला हिस्सा। ये वेस्टर्न पाकिस्तान था, ये ईस्टर्न पाकिस्तान था। तो जो पाकिस्तान का जो भी अलग हुआ है भारत के हिस्से में से, यानी बांग्लादेश जो आज के समय में, वह कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, और जो पश्चिमी पाकिस्तान है जिसे आज के समय में देखा जा रहा है। तो पाकिस्तान को भारत में से अलग किया गया, यानी आप कह सकते हैं भारत में से ये जो पाकिस्तान है वो दो ज्योग्राफिकल एरिया में आपको देखेंगे, दो भौगोलिक क्षेत्रों में बटे हुए देखेंगे, एक पश्चिमी की तरफ और एक पूर्व की तरफ। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है बच्चे कि पाकिस्तान का बंटवारा भारत में से धर्म के आधार पर हुआ था, और ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई थी जहां पर मुसलमानों की संख्या बहुसंख्यक है या मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उन क्षेत्रों की पहचान की गई थी, यानी एक पश्चिमी हिस्सा और एक पूर्वी हिस्सा। जो आज का बांग्लादेश है वो कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, और जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो पहले भी पाकिस्तान था पश्चिमी, और आज भी पाकिस्तान है, परंतु बदलाव ये हुआ 1971 में। कब बच्चे? 1971 के अंदर पाकिस्तान में से पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे। पूर्वी जो पाकिस्तान था वो अलग हो गया, वो बांग्लादेश बन गया। और इस बंटवारे में इसके बंटवारे में भारत की भूमिका ज़्यादा है। भारत ने 1971 का युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ जीता भी था। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि भाई जो बंटवारा हुआ था भारत में से, जो क्षेत्र अलग हुए थे, जो लोग अलग हुए थे, वो धर्म के आधार पे हुए थे। किसके आधार पे हुए थे बच्चे? धर्म के आधार पर। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से क्या अभिप्राय है, यानी इसका मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब है एक समझौता, एक ऐसा समझौता जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के अंदर राजा लोग बहुत थे। यानी भारत के अंदर 565 रजवाड़े थे। कितने बेटा? 565 रजवाड़े से नोट डाउन कर लो। और भारत 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था। और जब देश आज़ाद हुआ तो समस्या यह थी कि भारत के अंदर इन रजवाड़ों को कैसे न कैसे करके शामिल करना है भारत के अंदर। किसके अंदर? इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन का मतलब ये हो गया बच्चे कि जो जो रजवाड़े भारत के अंदर शामिल हुए
उनको वापस बाहर निकलने की या भारत में से अलग होने की कोई परमिशन नहीं होगी। यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब ये होगा बच्चे कि ये एक ऐसा समझौता है जिसमें जो राज्य समझौते के माध्यम से भारत में विलय हो जाएंगे या शामिल हो जाएंगे या हस्ताक्षर करके वो शामिल हो जाएंगे, तो वो कभी भी भारत से अलग नहीं होंगे, वो भारतीय संघ का अंग कहलाएंगे। यानी एक समझौता पत्र है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। समझ में आ रहा है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इससे क्या मतलब है? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था। कहने का मतलब अगर हम भारत की बात करें, भारत जो है दो मुख्य धर्म पाए जाते थे, यानी अंग्रेजों के समय में भी देखा जाए और आज भी देखा जाए वर्तमान समय में भी, तो दो मुख्य धर्म हैं थे। यानी जब अंग्रेजों का समय था, एक तरफ थे मुसलमान और दूसरी तरफ थे हिंदू। ठीक है, यानी हिंदू। तो मुसलमानों की जो संख्या है और जो हिंदू की संख्या है वो ज़्यादा थी, इसलिए दो प्रधान धर्मों का ही देश भारत कहलाया जाता था। और इसी के आधार पे ये कहा जाता था, ये मुस्लिम लीग के द्वारा, कि भाई भारत जो है दो धर्मों का, दो कौमों का देश है जो एक साथ नहीं रह सकते। यानी मुसलमानों को एक अलग देश की डिमांड की बात की गई, यानी इसलिए द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, यानी जो अलग होने का, जो एक अलग राष्ट्र के जो सिद्धांत की कामना की गई मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे? मुस्लिम लीग के द्वारा ये कामना की गई थी कि भाई भारत में से पाकिस्तान जो है, यानी मुसलमानों की आबादी के आधार पर एक ऐसे क्षेत्रों को पहचाना जाएगा जिन्हें भारत में से अलग कर दिया जाएगा, और फिर आप देखोगे भारत में से वो जब अलग हो जाएंगे तो उनके लिए एक अलग देश के तौर पे देखा जा रहा है। और आज के समय में, वर्तमान समय में पाकिस्तान इसी का एक एग्जाम्पल है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो वो धर्म के आधार पे ही इसकी आज़ादी हुई थी। और मुस्लिम लीग की बात यहाँ पर आ रही है बच्चे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। कब की गई थी बेटा? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृता प्रीतम। ध्यान रखना बच्चे। क्या बच्चे? अमृता प्रीतम, इसको ध्यान रखो। ये बच्चे अक्सर यहाँ पे क्वेश्चंस को किताब पढ़ लेते हैं, परंतु किताब के अंदर या क्वेश्चंस के अंदर उन्हें ये समझ नहीं आता कि अमृता प्रीतम जैसा क्वेश्चंस कहाँ से आ गया। उन्हें लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, परंतु वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। आपकी किताब में से ही ये चीज़ क्वेश्चंस बनाकर दिया जाता है और अक्सर पूछ भी लिया जाता है। अमृता प्रीतम जो हैं एक लेखक थी, कवित्री थी, ठीक है, जो कि 1919 से 2005 तक, 1919 में उनका जन्म हुआ, 2005 में वो मर गई थी, यानी उनकी डेथ हो गई थी। पंजाबी भाषा की प्रमुख कवित्री थी, यानी वो पोयम लिखती थी, कवित्री थी, और कथाकार भी थी, कहानियाँ भी लिखती थी। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए साहित्यिक अकादमिक, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी उन्हें कुछ भारतीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जो कि साहित्यिक अकादमी से संबंधित है, पद्मश्री से संबंधित है और ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मिलित है। उन्होंने जीवन के अंतिम समय में पंजाबी की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन किया। ये बात ध्यान रखना बच्चे कि नागमणि का संपादन किसके द्वारा किया गया था? नागमणि का संपादन अमृता प्रीतम के द्वारा किया गया था। और ये पंजाबी भाषा की कवित्री थी, कथाकार थी। इसको बहुत ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। और भारत में विलय के बारे में उसकी क्या नीति थी? भारत के विलय के बारे में उसकी नीति गलत थी, वो भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयास, बहुत सारी कोशिशों के बाद भारत के अंदर हैदराबाद शामिल हुआ। निजाम हैदराबाद को एक स्वतंत्र रियासत के रूप में चाहता था, यानी हैदराबाद को एक अलग देश के तौर पर देखना चाहता था। उसने नवंबर 1947 में भारत के साथ यथास्थिति बनाए रखने के लिए समझौता किया, और ये समझौता 1 वर्ष के लिए था। समझ में आ रहा है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन, रजाकार कौन थे? कौन बच्चे? रजाकार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रजाकार कौन थे? रजाकार हैदराबाद के निजाम के अर्धसैनिक बल थे, यानी पूरी तरह से सैनिक नहीं थे। वे एक ऐसे सैनिक थे जो काफ़ी ज़्यादा अत्याचारी थे, क्रूर थे। वो हिंदुओं के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा बर्बरता अपनाते थे, यानी उनको हिंदुओं को मारते थे। तो रजाकार अर्धसैनिक बल थे और इनके द्वारा सांप्रदायिकता फैलाई गई। सांप्रदायिकता शब्द का मतलब समझो बच्चे। सांप्रदायिकता का मतलब होता है धर्म के आधार पर दंगे होना,
हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे, या हिंदू सिख के बीच में दंगे, या सिख या अन्य दो या दो से अधिक धर्मों के बीच में अगर दंगे हों, उनके बीच में मारपीट हो, तो उसे सांप्रदायिकता कहलाया जाता है, या तनाव भी हो तो वो सांप्रदायिकता कहलाया जाता है। तो अर्धसैनिक बल जो कि रजाकार थे, हैदराबाद के निज़ाम के ही एक तरह से चमचे थे उनके, ठीक है, तो वो सांप्रदायिक और अत्याचारी थे, और निजाम ने उनका प्रयोग अपने शासन के विरुद्ध चल रहे आंदोलन को दबाने के लिए किया था। देखो, हैदराबाद की जो जनता थी ना, वो चाहती थी कि भारत में शामिल हो जाए, इंडिया में शामिल हो जाए, परंतु हैदराबाद जो है वो शामिल नहीं होना चाहता था। कहाँ पर? इंडिया के अंदर। तो हैदराबाद की जनता चाहती थी, परंतु जो शासक थे, जो वहाँ का जो क्या कहते हैं रजाकार, व जो इसके जो निजाम थे, वो नहीं चाहते थे कि वो इंडिया में शामिल हो। तो इस आंदोलन को, जो हैदराबाद की जो आम जनता आंदोलन चला रही थी, उसको दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल करा गया। जो अर्धसैनिक बल थे उनमें वो लोग थे रजाकार, जो हिंदुओं को काफ़ी ज़्यादा मार रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन मूल राज्यों के नाम बताइए जिनमें निम्नलिखित राज्य निकाले गए। यानी एक राज्य में से, यानी एक राज्य है उसमें से और राज्य निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन से राज्य हैं? जैसे मेघालय व गुजरात कहाँ से निकले हैं? मेघालय जो राज्य है बच्चे, मेघालय जो है असम में से निकला है। किस में से निकला है? ये असम है, तो मेघालय इसी का ही एक हिस्सा था जो अलग हो गया बाद में जाके 1972 में। असम में से मेघालय निकला है। और गुजरात कभी मुंबई में हुआ करता था, तो बम्बई में से अलग कब हुआ है गुजरात? 1960 में। ये ध्यान रखना, 1960 में गुजरात जो है बम्बई से अलग हुआ है, और मेघालय असम से अलग हुआ है 1972 में। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको, आसान है। भारत को स्वतंत्रता के समय किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? किन्हीं दो चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। सबसे बड़ी चुनौती देश को एकता के सूत्र में बांधना था। पहली चुनौती क्या थी? एकता के सूत्र में बांधना, जिसमें समाज की सारी विविधताओं के लिए स्थान हो, क्योंकि भारत में विभिन्न तरह के भाषा के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, संस्कृति के लोग रहते हैं, यहाँ पे विद्यमान हैं। भारत में लोकतंत्र की स्थापना की भी चुनौती थी। और तीसरी थी कि सभी का समान रूप से विकास हो। तीसरा भी एक तरह से ये चुनौती थी कि कैसे सबका विकास हो, सभी का समान रूप से विकास हो। तो तीसरी चुनौती ये भी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, और प्लीज़ आपको ये लेक्चर समझ में आया है और यहाँ तक आपने वीडियो देख ली, तो आप अपने दोस्तों तक ये लेक्चर को जरूर पहुँचाओगे, और बताओ कि यहाँ पर जिस तरह से चीज़ों को समझाया जा रहा है, बहुत डिटेल में समझाया जा रहा है। मेरी वीडियो लंबी होती हैं, प्लीज़ मैं अभी फिर भी कह रहा हूँ लंबी वीडियो होती है, परंतु यकीन मानो आपके कॉन्सेप्ट इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे कि आपको आगे पढ़ने में, आप भविष्य की पढ़ाई में भी आपको बहुत मदद आएगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो नमस्कार।